हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं। सॉरी, यूपी जीके का नहीं, ये आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का टेस्ट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस यूपी जीके के भी मिलेंगे, क्योंकि आपके जनरल नॉलेज का जो एग्जाम होना है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको यूपी जीके के मिलेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के मिलेंगे, खुद आपके स्टैटिक जीके के मिलेंगे और कुछ आपके इतिहास भूगोल, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके सामने लाया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम बताइए। रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम। तो रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? स्फेग्नोमेनोमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हैं। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? देखो, दूध में अगर हम अम्ल की बात करें तो कौन सा? लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। और अगर मिठास की बात करें तो लैक्टोज के कारण आती है। किसके कारण? लैक्टोज के कारण, यानी कि दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अवंतिका। अवंतिका जो है ये उज्जैन का प्राचीन नाम है। और उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था किसने? जल्दी बताओ। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अफगानों ने हराया था, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कब थी ये भी आप जान लो। 14 जनवरी 1761, यानी कि 1761 में। 1761 मोस्टली आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? जल्दी बताओ। हुमायूं नामा का जो लेखक है उनका नाम है गुलबदन बेगम। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये शायद हुमायूं की बहन थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 7। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है ये किया था बेगम हजरत महल ने, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? जल्दी बताओ। तो ये कब किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो भारत के एक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, इन पॉइंट के आधार पर आपको बताना है, ठीक है। जल्दी बताइए। उष्ण और आर्द्र भूमि, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 110 मीटर ऊंचाई तक के पहाड़ी ढाल, 150 से सॉरी 15 से 30 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड तक के वार्षिक ताप परिसर। निम्नलिखित उपमाओं से कौन सी एक उपज पर उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्र के अत्यधिक संभाव पाएंगे? यानी कि ये जो आपकी क्राइटेरिया दिया है, ये जो क्राइटेरिया जो है वो किस फसल के लिए सबसे अच्छा आप पाएंगे? तो किस फसल के लिए है? ये काली मिर्च के लिए है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इन पर आपको विचार करना है। जल्दी बताइए और बताना है कौन कौन से कथन जो है वो सही है। जल्दी बताओ। देखो, कैक्टस वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, पहला। कैक्टस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, कैक्टस वृक्ष में कैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के लिए क्या है? प्रभावी है। तो ये आपको 3 पॉइंट बताए हैं कैक्टस के, तो आपको सही बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो, ये जो आपका बोला है तीसरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है और दूसरा पॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि दूसरा और तीसरा पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है।
तो यह किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कोष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार, ओक वृक्ष, ये तीन आपके लिए दिए हुए हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं बताइए कि किस भौगोलिक क्षेत्र की ये सबसे सुस्पष्ट विशेषताएं हैं? तो ये पूर्वी चीन की हैं। कहाँ की दोस्तों? पूर्वी चीन की। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? जल्दी बताओ। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जीवी मावलंकर जो थे ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? तो तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति जब होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति, यानी कि जो गणपूर्ति कोरम हो वो पूरा ना हो, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज का जो टेस्ट है वो थोड़ा हाई लेवल का है, समझ रहे ना। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है कब? स्वप्रेरणा पर, यानी कि व्यापक लोकहित के किसी विषय में, या यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता हो तब, या केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से है। तो कौन सा जो कथन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है? अच्छे से पढ़ लिया आपने तीनों ही कथन, तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखो, पहला तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर आपको अनुच्छेद दिए हुए हैं और उन अनुच्छेद से संबंधित कुछ विषय दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, और ऑप्शंस आपके सामने ये दिए हुए हैं। अच्छे से आप देख लीजिए और उसके हिसाब से आपको बताना है। तो देखो, संसदीय विशेषाधिकार ये अनुच्छेद 105 में है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार ये अनुच्छेद 194 में है, यानी कि चौथा ऑप्शन। संसद की संयुक्त बैठक ये अनुच्छेद 108 में है, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना ये आपका किस में है? ये आपका अनुच्छेद 123 में। तो आपको देखो 108 और 123 तो मोस्टली आपको याद होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 2 4 1 3, तो ये आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच बेग जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के दौरान किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? जल्दी बताओ। तो अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि पहला ऑप्शन तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, केवल एक ही आपका सही होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अनुच्छेद 14 से 18 का जो विषय है वो क्या है, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करता है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया दृढ़ है? ये गलत है। लिखित संविधान है, भारतीय संविधान को नहीं, ये तो कहाँ से करेगा कि एकात्मिक प्रदान करता है, गलत है। राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान है, यहाँ बिल्कुल ठीक है। राज्य व केंद्र के लिए बिल्कुल ठीक है। राज्य सीमाएं अविनाशी हैं, ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राज्य व केंद्र सभी के लिए जो संविधान है वो समान है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? जल्दी बताओ। ये जो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो है ना,
ये विकसित किया गया है महबूब उल हक के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। ये महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं, जल्दी बताओ। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, जल्दी बताओ। तो बड़े खेतों की प्रधानता, यह भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है इसलिए गरीबी बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और आजकल तो, या अगर मैं कहना चाहूँ कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं बोलूँगा बेरोजगारी, क्योंकि उसी से ही गरीबी बढ़ती है। समझ रहे। अगर आज का व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा तो गरीब भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना। और इसके उदाहरण हैं कई देश, आप ले लीजिए, स्विट्जरलैंड को ले लीजिए, स्वीडन को ले लीजिए, सिंगापुर को ले लीजिए, ठीक है। अमेरिका को भी ले सकते हैं आप, ठीक है। हालांकि अभी कोरोना क्राइसिस हुए है तो काफ़ी देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो गड़बड़ा गई है। लेकिन कोरोना तो अभी 1 साल से आया ना, 1 साल मान के चल रहा मैं तो मैक्सिमम। उससे पहले भी तो गरीबी क्या थी इंडिया की, हाल आप सभी जानते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है केरल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल था। और मजे की बात पता क्या है, इन चीज़ों पर कोई बात ही नहीं करता। बेरोजगारी हुई, गरीबी हुई, आपको ये चीज़ नहीं मिलेंगी मीडिया में। मीडिया में मिलेगा केवल आपको हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं मिलेगा। मोस्टली यही देखने को मिलता है। अमिताभ बच्चन ने खाना खा लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर ली, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको मीडिया में। जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते हुआ क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा जनजाति, अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है, उसके बाद किस राज्य में, और सबसे बाद में किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा तो देखो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी, उसके बाद आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगी, फिर आपको राजस्थान में, और सबसे कम आपको झारखंड में। यानी कि 2 3 4 1। तो कौन से ऑप्शंस में दिया, तो देखो दूसरे ही ऑप्शंस में आपको देखने को मिल रहा है। अम्ल वर्षा होती है किस कारण, जल्दी बताओ। तो अम्ल वर्षा जो है ये किस कारण होती है, मोस्टली कारखानों से। जी हाँ दोस्तों, अम्ल वर्षा का जो कारण है प्राकृतिक रूप से अम्लीय वर्षा बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका कारण क्या होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप में तो कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के चलने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो मोस्टली आपको कारखानों से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें, ठीक है। जो मैं अमिताभ बच्चन वाली बात बोल रहा था आपको, आप उसको मतलब थोड़ा माइंड नहीं कीजिएगा। मैंने कल की वीडियो में आपको उनके लिए बोला भी था कि मतलब मौन कीजिए। जैसे अगर मीडिया में दिखा रहे हैं तो मतलब इस तरीके से कहा दीजिए कि आप उनके उनके लिए दुआ कीजिए, या उनके लिए आप मौन रखिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। बस ये दिखा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने नाश्ता कर लिया। ये कोई बात है, आप खुद सोचो। तो ये मीडिया है, आप समझ सकते हैं। पर्यावरण बहुत से अंतर संबंधित कारकों की जटिल तथा गतिशील प्रक्रिया है। अध्ययन करना इन कथनों पर। जंतुओं की जातियां अपनी संरचना, प्रकंप, प्रजनन, वृद्धि तथा विकास के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करती है। पर्यावरण ही जंतुओं को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कौन से कथन जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा, तीनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन। तो कौन सा है, सारस। इसको क्रॉच भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं आंवला सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये आंवले की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में मिलेगा आपको, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी, 1504 में की थी। याद कर लो क्योंकि डेट भी कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है। अगर जीएसटी चोरी करोगे तो 5 वर्ष के लिए है।
कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। तो ग्राम चौकीदार जो है ये थाना थाना अध्यक्ष के उत्तरदायी होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। मानव अधिकार अधिनियम 1933 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सूची में आने वाली विषयों को छोड़कर कहाँ तक है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत में। अब जम्मू कश्मीर को भी इसमें क्या कर लो, ऐड कर लो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो अब अलग संविधान नहीं रहा, समझ रहे हैं? क्योंकि भारत का संविधान ही अब जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक यूटी हो गया। तो जो केंद्रों में कानून लगता है वही जम्मू कश्मीर में भी लगेगा, है ना? तो अब संपूर्ण भारत में भी कर लीजिए आप। वर्ष 2015 भारत रत्न मरणोपरांत निम्नलिखित में से किसे दिया गया? क्योंकि मरणोपरांत दिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किसको दिया गया था 2015 में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मदन मोहन मालवीय को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष हम किस तिथि को मनाते हैं। अच्छा टेस्ट था बहुत ज़्यादा, कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे, हार्ड नहीं बहुत हार्ड। तो बताइएगा इस टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मोस्टली आपको कुछ नहीं तो 27-28 क्वेश्चन तो सही निकलने चाहिए इसमें, तब जाके आप जीको को कुछ कर पाओगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ जाता है। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।